हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे CSI नेट दिसंबर 2019 की यूनिट्स इम्यूनोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड क्लासेस, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इसके बारे में कुछ इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जो उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा पॉइंट्स सही है, कॉम्बिनेशन कौन सा सही है। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज द मेन प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया। ये पॉइंट सही है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो पहली हमारा इम्यून डिफेंस सिस्टम है वो ह्यूमरल है। ए पॉइंट सही है। ए पॉइंट के बेस पे देखते हैं हम कौन कौन से ऑप्शन कट कर सकते हैं। हम सेकंड ऑप्शन कट कर सकते हैं और फिर थर्ड ऑप्शन कट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों में ही ए नहीं है। अब हमें डिसाइड करना है बी और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो हमें सिर्फ बी और डी में से कोई एक ऑप्शन पता करना है कि वो सही है या गलत है। तो चेक कर लेते हैं पहले बी में। बी क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल पैथोजेंस। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इन्नेट इम्यूनिटी आपकी इफेक्टिव होती है इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल पैथोजेंस के अगेंस्ट। तो जैसे ही बी ऑप्शन अगर आपका गलत है तो ऑटोमेटिकली डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इस वजह से आप ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन आप क्रॉस कर सकते हैं और आपका एक ही ऑप्शन बचता है आंसर फॉर ए एंड डी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। इसमें आपको कुछ कॉलम्स ए में कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिनको आपको कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम ए में आपके पास लिगेंड्स हैं, कॉलम बी में आपके पास उनके रिसेप्टर्स हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको सारे अगर नहीं भी पता है, अगर आपको एक या दो पता है तो आप इसमें से मैचिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सबसे कॉमन इसमें देख लीजिए लिगेंड है वो आपका इंसुलिन है। जो इंसुलिन सब लोग ही पढ़ते हैं, सब लोगों को पता ही होता है। इंसुलिन कहीं ना कहीं उन्होंने इंसुलिन और ग्लाइसिन दो चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ी ही होती हैं। तो इंसुलिन का काम क्या है? बेसिकली इंसुलिन आपका जो रिसेप्टर है वो टायरोसिन बेस्ड रिसेप्टर है। तो इसमें आप देख लीजिए कि आप इसमें टायरोसिन बेस्ड कोई ऑप्शन है, इसमें नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में बाइंडिंग एक्टिवेट जी प्रोटीन, इसमें जी प्रोटीन नहीं है, टायरोसिन नहीं है। इसमें डायमराइजेशन हो रहा है, डायमराइजेशन वाला भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन में बाइंडिंग चेंजेस द कॉन्फर्मेशन ऑफ रिसेप्टर सो दैट स्पेसिफिक आयंस वाला भी नहीं है। उसके बाद बाइंडिंग लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो इसमें आपका इंसुलिन के रेस्पेक्ट में टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी का जो उसका रिसेप्टर है वो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है। तो जैसे ही फोर्थ ऑप्शन आपको दिखता है डी के लिए, तो आप इसमें से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। फर्स्ट में ही सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें डी के साथ फोर्थ की मैचिंग है। तो हम ये जो डी है इसको मान के चलते हैं कि अभी हम मान के चल रहे हैं कि यही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें डी और उसमें कहीं और डी के साथ फोर्थ की मैचिंग कहीं और आ नहीं रही है। कंफर्म करने के लिए हम एक बार, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है इंसुलिन का यही है या नहीं है, आपको थोड़ा सा आइडिया था कि टायरोसिन काइनेज होता है लेकिन आपको कंफर्म नहीं था, तो हम दूसरे ऑप्शन चेक कर लेते। दूसरा सबसे कॉमन आपका आता है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन अब आपका क्या कहता है? ग्लाइसिन आपका एक अमाइनो एसिड है। जब आपने अमाइनो एसिड का पढ़ा होगा प्रोसेस, तो उसमें भी एक हमने ग्लाइसिन का जो रिसेप्टर है वो उसमें आयन चैनल्स फ्लो की कई बात होती है कि उसमें क्लोरीन आयंस का इंटर एक्सचेंज होता है मेम्ब्रेन से। तो वहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयन चैनल्स की बात हो रही है या आयंस का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन देख लीजिए जिसमें आपको आयंस फ्लो का कुछ काम दिख रहा है। सिर्फ थर्ड ऑप्शन में ही आपको आयंस का फ्लो दिख रहा है। तो यानी कि अब आपका ऑप्शन थर्ड भी सी के साथ कंफर्म हो गया, यानी कि अब ऑप्शन ए ही आपके पास है जिससे जो करेक्ट हो सकता है। बाकी कंफर्मेशन के लिए बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इंटरफेरॉन और सेरोटोनिन। इंटरफेरॉन्स का आपको पता है, इंटरफेरॉन्स आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो डाइमराइजेशन करते हैं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन में जो आपका डाइमराइज कर रहा है, तो इंटरफेरॉन्स के लिए सेकंड ऑप्शन सही हो गया। और सेरोटोनिन का अगर आपको नहीं भी पता है, क्योंकि सेरोटोनिन थोड़ा अनकॉमन है, तो सेरोटोनिन के बारे में जो उसका रिसेप्टर है वो आपका जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर रहते हैं। तो इसमें भी जी प्रोटीन की कहीं बात हो रही है, तो आपका सेरोटोनिन का फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है। तो इन सब के हिसाब से आपका फर्स्ट ए ऑप्शन ही करेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर भी आपका 1 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ये भी सेल सिग्नलिंग यूनिट से है। इसमें आपको हमेशा पता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या कोई ना कोई सेल सिग्नलिंग का क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। तो इसमें आपको बहुत सिंपल से आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। एक्टिन फिलामेंट्स बहुत कॉमन फिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट बहुत कॉमन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट का एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है दूसरी यूनिट से, जिसमें हमने बात की थी लिस्टीरिया वाले क्वेश्चन में कि वो एक्टिन के पीछे उस फिलामेंट के पीछे एक्टिन की मेम्ब्रेन बन जाती है और उसको वो उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो
एक्टिन फिलामेंट की इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि एक्टिन फिलामेंट आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है तो या मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए एक्टिन फिलामेंट का कौन सा जैसे जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। पहले ऑप्शन में आप देखेंगे तो वो नेसेसरी फॉर सेल लोकोमोशन, तो इस जैसे पहले ही ऑप्शन आपको सी के साथ 1 का मैच हो गया। तो अब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए सी के साथ 1 किस केस में है, सी के साथ 1 आपका है सिर्फ इस केस में। तो यहाँ इसी सिंपल इन्फॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है। बाकी कंफर्मेशन के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आप चेक कर लीजिए, थोड़ा माइक्रोट्यूब्यूल थोड़ा डिफिकल्ट है याद रखना, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स थोड़ा ईजी है क्योंकि ये कॉमनली यूज होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, सेल में मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। तो थर्ड ए ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन मैच हो गया। तो सेम वाइज है, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, आपका थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी हम बात करें। इस क्वेश्चन में सारी कहानी समझने पढ़ने के बाद सिर्फ ये पता चलता है कि काम की चीज़ है एसिटाइल कोलाइन के रिसेप्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि वो किस तरह का रिसेप्टर एसिटाइल कोलाइन का है। तो ये आपको याद होगा एसिटाइल कोलाइन को जब हम पढ़ते थे तो एसिटाइल कोलाइन में आपका जब रिसेप्टर आता है तो वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं। जैसे ही एसिटाइल कोलाइन का एक मॉलिक्यूल आके अटैच करेगा इस पे, यहाँ से जो चैनल हैं वो ओपन अप हो जाते हैं और इनफ्लो हो जाता है सोडियम आयंस का। तो सोडियम आयंस क्या हैं, आपके कैटायंस हैं। तो जैसे इनफ्लो होता है उसका मेम्ब्रेन का चार्ज पोटेंशियल बदल जाता है। तो इस केस में आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन बतानी है एसिटाइल कोलाइन का रिसेप्टर कैसा है। एसिटाइल कोलाइन का रिसेप्टर एक तो आपका कैटायन बेस्ड है, ये तो आपको पता चल गया क्योंकि सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं। अब इसमें देख लीजिए कैटायन चैनल कौन सा है। कैटायन चैनल के ऑप्शन दो रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड, बाकी सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आप काट कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए इसमें कोई वोल्टेज का फ्लक्चुएशन की वजह से एसिटाइल कोलाइन का काम कर रहा है या आपका लिगेंड की वजह से काम कर रहा है आपका, क्योंकि वोल्टेज का इसमें कोई रोल नहीं है चैनल के ओपनिंग और क्लोजिंग में। यहाँ पे सिर्फ जब आपका एसिटाइल कोलाइन आके रिसेप्टर बाइंड करता है तभी ये आपका चैनल खुलते हैं और सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है। तो यानी कि ये आपका लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल का ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रोसोफिला से रिलेटेड, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ड्रोसोफिला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बाद हमारे पास कोई ना कोई फिगर सामने आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रोसोफिला का है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है। जैसे ही डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं, हमारे पास एक ड्रोसोफिला के बारे में एक डायग्राम हमारे पास सामने आता है जिसमें हमारे पास विंगलेस और एनगेल्ड जीन्स का एक डायग्राम है ताकि ये पूरा प्रोसेस कैसे रेगुलेटेड है। तो इसमें क्या कह रहा है, द इंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ ड्रोसोफिला इज डिफाइंड बाय विंगलेस एंड एनग्रेल्ड जीन्स। ये ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन टुवर्ड्स एक्सप्लेनिंग देयर रेगुलेशन। हम उन दोनों विंगलेस और एनग्रेल्ड जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं ड्रोसोफिला में। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विंगलेस इज अ सेक्रेटरी फैक्टर। तो जैसे ही आपको डायग्राम अगर याद है तो आपको पता चल जाएगा, डायग्राम से देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि विंगलेस प्रोटीन आपका यहाँ पर है जो आपका एक सेक्रेटरी फैक्टर यहाँ पे शो कर रहा है। जो विंगलेस का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद विंगलेस प्रोटीन बनता है जो आपका फ्रिजल्ट के रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन जैसे आपका सही होता है तो आपका फोर्थ ऑप्शन में ही सिर्फ ए है, तो आप ऑटोमेटिकली पहले क्वेश्चन से ही, पहले पॉइंट से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, एनग्रेल्ड इज अ सेक्रेटरी फैक्टर एंड फॉर्म्स अ लॉन्ग रेंज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एनग्रेल्ड आपका सेक्रेटरी फैक्टर बोल रहा है जबकि एनग्रेल्ड आपका सेक्रेटरी फैक्टर नहीं होता है। जबकि यहाँ पर आपको दिख रहा है इस डायग्राम में कि आपका एनग्रेल्ड जो है आपका सेक्रेटरी फैक्टर नहीं होता है, वो हेजहॉग को कंट्रोल जरूर करता है और हेजहॉग आपका सेक्रेटरी फैक्टर है। तो आपका बी ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में आते हैं, एनग्रेल्ड रेगुलेट्स विंगलेस थ्रू हेजहॉग विच फॉर्म्स अ शॉर्ट रेंज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बात सही है क्योंकि जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं एनग्रेल्ड हेजहॉग को सिक्रीट कर रहा है, फिर हेजहॉग आपका सिक्रेटरी प्रोटीन है या सिक्रेटरी फैक्टर है जो आपका स्मूदन प्रोटीन पे जाके बाइंड करता है जिसकी वजह से जो आपका रेगुलेट कर रहा है विंगलेस की सिंथेसिस हो। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। उसके बाद डी आपके ऑप्शन पे आते हैं, बीटा कैटरिन होमोलॉग इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपस्ट्रीम ऑफ एनग्रेल्ड व्हिच गेट्स क्लीव्ड बाय GSK3 होमोलॉग। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा बीटा कैटरिन के बारे में हम कह सकते हैं क्योंकि इस डायग्राम में बीटा कैटरिन शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट सही है। अगर आपके पास इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी है लेकिन क्योंकि आपके ऑप्शन
एक ही ऑप्शन में ए और सी इंक्लूड हो रहा है तो आप डी ऑप्शन को सही मान सकते हैं और आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से एक और क्वेश्चन है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर बीइंग मेड रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग एनिमल डेवलपमेंट। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन क्या होता है। पहले पॉइंट पर आते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटमेंट द सेल मे नॉट अपीयर डिफरेंट फ्रॉम इट्स नियरेस्ट और मोस्ट डिस्टेंट नेबर in the embryo and show no visible signs of differentiation but its developmental fate is restricted। ये बात सही है। कमिटमेंट में आपको अगर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी याद है तो उसमें होता है कि कमिटमेंट आपका वो वाला स्टेप है जहाँ के बाद से आपके एम्ब्रियो में चेंजेस पॉसिबल नहीं होते, वहाँ से इरिवर्सिबल प्रोसेस शुरू हो जाता है। कमिटमेंट वाले स्टेप तक आप रिवर्स कर सकते हैं। तो कमिटमेंट इसी पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि द सेल मे नॉट अपीयर डिफरेंट फ्रॉम इट्स नियरेस्ट और मोस्ट डिस्टेंट नेबर इन द एम्ब्रियो, ये वाली बात सही है। एंड शो नो विजिबल साइंस ऑफ डिफरेंशिएशन बट इट्स डेवलपमेंटल फेट इज रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि यहाँ पर इसका डेवलपमेंटल फेट फिक्स हो गया। तो ए पॉइंट आपका सही है। ए पॉइंट अगर आपका सही होता है तो अब आपके पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन कट जाते हैं। उसके बाद आप बचता है आपके पास ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4। अब ए ऑप्शन बी पर जाते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? एट द स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन सेल कमिटमेंट इज नॉट लेबाइल। लेबाइल मतलब कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिकेशन वाली स्टेज पे ये काम नहीं होता, ये वाला काम होता है आपका कमिटमेंट वाली स्टेज पे। कमिटमेंट वाली स्टेज आपकी वो स्टेज है जहाँ उसके बाद से आप प्रोसेस रिवर्स नहीं कर सकते। तो बी वाला ऑप्शन गलत है। उसके बाद सी ऑप्शन पर जैसे बी वाला ऑप्शन गलत होता है तो आपका ए ऑप्शन भी कट जाता है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 4, जिसमें आपका ए सी डी। तो सी चेक कर लेते हैं। अ सेल और टिश्यू इज डिटरमाइंड व्हेन इट्स कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली इवन व्हेन प्लेस्ड इनटू अनदर रीजन ऑफ द एम्ब्रियो और अ क्लस्टर ऑफ डिफरेंटली स्पेसिफाइड सेल्स इन अ पेट्री डिश। यही बात सही है। तो जैसे ये बात सही होती है आपका ए फोर्थ ऑप्शन आपका कंफर्म हो जाता है। यही आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें आपकी एक्सप्रा और ग्लूकोज गोएड जीन की बात की जा रही है। ये जीन्स दोनों हमें पता है कि एक फ्रेंच फ्रॉग एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए गए थे जो जीनोपस एम्ब्रियो से रिलेटेड है। तो उस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हुआ क्या था, उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये क्वेश्चन है। तो उस एक्सपेरिमेंट में देख लेते हैं हुआ क्या था। उस एक्सपेरिमेंट में एक्टिविन की बात की गई थी। बीड्स है और ये जब बीड्स है तो उसके रेस्पेक्ट में एक्टिविन की बात की गई थी कि एक्टिविन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी डिक्रीज होगी तो क्या सिंथेसाइज होगा और जितनी ज़्यादा होगी तो क्या सिंथेसाइज होगा। तो बीड्स के सबसे पास एक्टिविन का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहेगी एक्टिविन की। उसके बाद यहाँ मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन रहेगी और यहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगी। तो इसमें हुआ क्या था, जब यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पर आपका ग्लूकोज जीन का काम कर रहा था और अगर मीडियम कॉन्सेंट्रेशन है तो वहाँ पर एक्सब्रा जीन काम कर रहा था और जब कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो वहाँ पे कोई जीन काम नहीं कर रहा था। अब हमें याद ये रखना है कि ग्लूकोज की जीन क्या कर रहा था और एक्सब्रा जीन क्या कर रहा था। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? बीड्स विदाउट एक्टिविन डिड नॉट एलिसिट एक्सप्रेशन ऑफ ईदर एक्सप्रा और ग्लूकोज जीन। तो ये बात सही है। जब यहाँ पर एक्टिविन की कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो ना पर यहाँ पे एक्सब्रा सिंथेसाइज होगा, एक्सब्रा का कोई एक्सप्रेशन होगा और ना भी आपके ग्लूकोज जीन का कोई एक्सप्रेशन होगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा। जैसे पहला ऑप्शन सही होता है तो आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं, इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप दोनों में फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो अब इसमें देख लीजिए बी ऑप्शन दोनों का सेम है, यानी कि बी ऑप्शन तो हमेशा सही ही होना है। तो बी ऑप्शन पे अगर आप दिमाग नहीं भी लगाएंगे तो भी आप चल सकता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सी और ई का डिफरेंस है। अब आप ये चेक कर लेते हैं सी सही है या ई सही है। तो ई पे आते हैं। सबसे पहले ई क्या कह रहा है? सेल्स फार्देस्ट फ्रॉम द बीड गेटिंग नेग्लिजिबल एक्टिविन एक्टिवेटेड neither expra nor glucose and the default gene expression instructed the cell to become blood vessels and heart। ये बात सही है। ये बात पहला पॉइंट और ई पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसमें भी यही कह रहा है कि जहाँ पर आपके एक्टिविन की कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल है वहाँ पर आपका एक्सप्रा और ग्लूकोज जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड वेसल्स और हार्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ई ऑप्शन आपका सही है। जैसे ही आपका ई ऑप्शन सही होता है आपका फर्स्ट ऑप्शन को आप कैंसिल कर सकते हैं और आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। बी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन क्या रहा है? सेल नियरेस्ट टू द बीड्स गेटिंग हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिविन इंड्यूस्ड ग्लूकोज जीन हुज प्रोडक्ट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्पेसिफाइज द फ्रॉग डोर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर्स। ये बात सही है। देखो जब एक्टिविन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वहाँ पर जी आपका जो
ग्लूकोज जीन है वो सिंथेसाइज हो रहा है, जिसकी वजह से आपके फॉग के डॉर्सल के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो यह इनकी बी ऑप्शन भी आपका सही है। तो इस क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन सही है।